Welcome back, guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me अदील. सुबह के 7:20 हो चुके हैं. And good morning जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया. एंड मैं अभी अपनी टाइमलाइन पर आया हूँ विद द हैशटैग सनराइज विद अदील. और बिल्कुल टॉप ऑफ द टाइमलाइन जो है वो बिल्कुल टॉप ऑफ द टाइमलाइन पे बहुत खूबसूरत सी 4 तस्वीरें जो है मुझे नजर आ रही हैं. गिलगित बल्तिस्तान की मोहम्मद मुनीफ साहब ने ये मैसेज भेजा है. कहते हैं भाई अदील भाई, फिनिश मेडिकल कैंप इन गिलगित बल्तिस्तान. द रिस्पांस ऑफ पीपल वाज ओवरवेलमिंग. शेयरिंग सम ब्यूटीफुल पिक्स. थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. और अपना मेडिकल कैंप आपने जीबी में लगाया, व्हिच इज अ ग्रेट थिंग एंड वेल डन टू यू सर. ऑलराइट, चलो जल्दी से अब मैं स्क्रॉल डाउन करता हूं और आज का पहला मैसेज हमारे पास किनकी तरफ से आया है. ओके, क्या सीन है अदील भाई कल का मैसेज है ये, बल्कि इनफैक्ट परसों का मैसेज है. अदील भाई जान, टुडे इज तारिक अजीज थर्ड बरसी. उनका जिक्र जरूर कीजिएगा अपने एफएम प्रोग्राम में मंडे को. बिल्कुल जी, तारिक अजीज साहब पे आगे चल के जो है हम जरूर बात करेंगे. एंड व्हाट अ ह्यूमन बीइंग एंड व्हाट अ जेंटलमैन और व्हाट एन इंस्पिरेशन ही वाज, ऑफ कोर्स. जबरदस्त. यस के साहब का मैसेज आया है. पाकिस्तान एजेंसी इज थर्ड इन द वर्ल्ड. हाँ, ये आजकल एक ट्विटर हैंडल बड़ा मशहूर हुआ है, वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स. जिसमें एक जो है वो एक बड़ी मशहूर, ये कल भी काफी वायरल हो रहा था, इनफैक्ट परसों काफी वायरल हो रहा था एक पोस्ट जिसमें बताया गया था ईयर स्पेस कंपनी फाउंडेड. अच्छा, स्पेस कंपनी का वर्ड ये गलत है, स्पेस एजेंसी मेरे ख्याल से. ये मुझे वेबसाइट वैसे ये ट्विटर हैंडल ना एसके मुझे थोड़ा सा ऐसे ही लगता है, कहीं से भी नंबर उठा के ये लगाते हैं. लेकिन इसमें इन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात की है, और जो इंटरेस्टिंग बात की है वो ये है कि मुख्तलिफ ममालिक की जो स्पेस एजेंसीज हैं वो किन सालों में बनी थी, यानी किन सालों में उनकी जो है वो बुनियाद रखी गई थी. और उसमें 1958 में कहते हैं जी नासा की बुनियाद 1958 में रखी गई थी. फिर जो फ्रेंच स्पेस एजेंसी है उसकी सेंट्रे नेशनल d'études spéciales, यानी स्पेस स्टडीज की जो एजेंसी है, फ्रेंच नेशनल स्पेस एजेंसी, उन्होंने उनकी बुनियाद 1961 और 1961 में सुपारको यानी पाकिस्तान की स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेरिक रिसर्च कमीशन जो है उसका बुनियाद रखा गया था. और इंडिया की इसरो जो है वो 1969 में उसका संगे बुनियाद रखा गया था. कभी आपने एक बात नोट की है, एक बात कभी सोचिएगा, ये पाकिस्तान के जितने जबरदस्त आला बेहतरीन स्टैटिस्टिक्स ये 60 की दहाई में क्यों आते हैं, ये 50 की दहाई या 60 की दहाई. व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, उसके बाद क्या हुआ, कभी सोचिएगा इस बारे में. यानी कि उसके बाद से तो इट्स बीन ऑल डाउनहिल फॉर पाकिस्तान ना. लेकिन ये पहले दो डेकेड्स में हाँ हमने ऐसा क्या कर लिया था यार, इस पे मैं आपका चाहूंगा कि आप रोशनी डालिए कभी. ठीक है, जाके बढ़ते हैं. डीजे सुमैर साहब कहते हैं राइज एंड शाइन ब्राइट. थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. इमादुल हक कहते हैं व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड सेलेक्टिंग सरफराज अहमद एंड हसन अली फॉर द श्रीलंका टेस्ट. हैं, आई थिंक हारिस शुड बी पिक्ड इन सरफराज प्लेस. यार इमाद, या तो मेरे ख्याल से मैं क्रिकेट नहीं देख रहा, या फिर आपने क्रिकेट देखनी छोड़ दी है, या हम में से किसी एक की मेमोरी में कोई मसला चल रहा है या कुछ हो रहा है. भैया आप सरफराज से देखो एक तो ये हो सकता है ना, बस सरफराज से मेरी नाराजगी है. तो कहते हैं ना लिल्लाही बहर लगाई हुई है मैंने सरफराज के साथ, मुझे उसकी शक्ल पसंद नहीं है, मैं चाहता ही नहीं हूँ कि वो टेस्ट मैच जो है वो खेले. लेकिन यार सरफराज ने जो है वो, आपको पता है पाकिस्तान ने आखिरी टेस्ट सीरीज अभी कौन सी खेली है? असल में शायद टाइम ज्यादा हो गया मेरे ख्याल से, उसको 5 महीने हो गए. अब से 5 महीने पहले वो इन्हीं दिनों की बात है कि पाकिस्तान ने तकरीबन 5.5 महीने हो गए, पाकिस्तान न्यूजीलैंड के साथ जो है वो टेस्ट सीरीज में जो है वो मसरूफ था. और आपको पता है कि उस टेस्ट सीरीज का प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन था? इट वाजंट बाबर आजम, इट वाजंट रिजवान तो खैर नहीं थे, इट वाजंट XYZ, यार इट वाज सरफराज अहमद भाई. 350 रन के करीब सरफराज ने उस सीरीज में बनाए थे. तो ये ज्यादती की बात है यार. देखो जहां तक हसन अली का ताल्लुक है मैं आपसे अग्री करता हूँ. न्यूजीलैंड वाली सीरीज में 2 मैचेस थे, बहरहाल उसमें एक मैच हसन को खिलाया गया था, हसन ने उसमें सिर्फ 1 विकेट हासिल की थी. लेकिन चलें फॉर आर्ग्यूमेंट सेक आप कह सकते हैं कि बैटिंग फ्रेंडली विकेट थी, बॉलर्स तो कोई ज्यादा परचेज वहां मिल नहीं रही थी, इसलिए जरूरी था कि हसन को और चांसेस दिया जाए. श्रीलंका में भी कोई मदद मिलने नहीं वाली, लेकिन फिर भी
ये है सिलसिला. बाकी जहां तक हारिस को पिक करने वाली बात है, तो हारिस को हम पिक करते रहते हैं. आपको पता है अभी वो डोमेस्टिक आपकी जो लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट उसमें काफी एक्शन में होता है. तो यार थोड़ा सा मेरे ख्याल से अपना इमाद हमें जो है ना वो अपनी जाती पसंद नापसंद से बाहर निकल के थोड़ा सा नंबर्स और स्टैट्स को जो है ना उस पर नजर डालें, तो फिर आई थिंक इट विल गिव अस अ डिफरेंट पिक्चर ऑल टुगेदर. चलें जी. उम्मे अहमद, थैंक यू सो मच. तहसीन अमजद कहते हैं गुड मॉर्निंग टू ऑल द लिसनर्स. व्हाट इज प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन कंपनी? Is it the parent company of Mira FM, which is the famous masala, which is the famous masala brand in Pakistan? मैं समझा यार, ये तो काफी सारे सवाल आपने पूछ लिए. देखो यार, मसाला कंपनी जो फेमस ब्रांड है, अब मुझे इनके सेल्स के नंबर तो नहीं पता, बिकॉज चाहे वो नेशनल फूड हो या शान फूड हो या मेहरान फूड हो, ये सारी की सारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं. पाकिस्तान में इस तरह के मार्केट शेयर जरा कंपनियां अपने प्राइमरी रिसर्च के तौर से, यानी अपनी जाती सर्वेज और रिसर्च की बुनियाद पर तो कुछ कर लेते होंगे, लेकिन आपको एक्सपोर्ट्स वगैरह के नंबर मिल जाए उससे थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाता है. लेकिन एक्सपोर्ट्स के नंबर एक्चुअली आपको रियल पिक्चर जो है वो प्रेजेंट करते हैं नहीं. लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर आप प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन मैनेजर्स की बात कर रहे हैं, तो दैट इज द नेम ऑफ द बेसिकली मेरा एफएम तो इज अ ब्रांड नेम ना. मेरा एफएम के पीछे जो कंपनी है उसका नाम प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन मैनेजर PIM है. सो या दैट्स द थिंग. ऑलराइट, गुड. बाकी मसाला वो पाकिस्तान का सबसे फेमस है जो आपके घर में इस्तेमाल होता है. आपको पता है ना, खवातीन जो होती हैं वो मसाले इस्तेमाल करने के हवाले से बड़ी बड़ी पर्टिकुलर होती. यानी अगर निहारी मसाला जो है वो किसी के यहाँ X ब्रांड का आता है, तो और अगर कभी गलती से आप Y ब्रांड का ले आए, जैसे अक्सर होता है ना स्टोर में खवातीन खड़ी हुई होती हैं, सर प्लीज हमारा ये मसाला ट्राई करें, ये मसाला ट्राई करें. मैं उनको ये बोलता हूँ, मैं कहता हूँ देखिए मैम, मैं खुशी से आपकी हेल्प करना चाहता हूँ यहाँ पे, लेकिन आई एम नॉट द डिसीजन मेकर हियर. मुझे पता है कि मैं अगर X मसाले के बजाय Y मसाला ले गया, तो और उसमें अगर जो चीज बनकर आएगी, बिकॉज एक बार ये गलती मुझसे हो चुकी है, वो चीज जो बनकर आएगी वो उस यूजुअल टेस्ट की ना हुई, तो फिर आपको पता है कि इसकी जिम्मेदारी जो है ना पूरी वो हमारे पे आ जाती है. सो या मुझे याद है जब छोटे थे एक और मसाला हुआ करता था, वो ब्रांड अब नजर नहीं आती मुझे, नसीम मसाले एक जमाने में होते थे. 12 चलें जी. ये पहले मसालों में पाकिस्तानीज हैव डन रियली वेल, इसमें शक नहीं है. और आप बाहर भी जाएं तो आपको ये शान और नेशनल वगैरह ये नजर आ रहे होते हैं. वेल डन टू देम. FK नियाजी कहते हैं भाई ये गवर्नमेंट पाकिस्तान को डिफॉल्ट करे ना करे, मुझे तो कर दिया. इनकम कम और कर्जा डबल है. अल्लाह इनको और इनके आने वालों को हर बद्दुआओं का सीन चल रहा है भाई. ठीक है, वो आप दिलो दिल में बद्दुआ करें, आप बिल्कुल करें जी. पाकिस्तानी इस वक्त कर क्या सकता है? कौम इतनी मजबूर लाचार हो चुकी है, हमसे हमारे प्रोटेस्ट का हक भी छीन लिया है, सब कुछ हो गया है, ऑनलाइन भी प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते. इस वक्त पाकिस्तानी कौम जो है वो सिर्फ नमाज में दुआ और बद्दुआ ही कर सकती है. जो डर है कहीं इसको भी कहीं इस पे पकड़ना होनी शुरू हो जाए. बताओ तुमने नमाज में क्या दुआ की है? यार मैंने दुआ की है, या अल्लाह हलाल रोजगार अता फरमा, मेरे गुनाहों को माफ फरमा, आमीन. मुझे तो बस ये भी लग रहा है अब इस पे भी कहीं जबान बंदी ना हो जाए हमारी. लेकिन बस तो बद्दुआएं देनी है, दें आप बद्दुआएं. किसी ना किसी की बद्दुआ तो अल्लाह ताला सुनेगा, तो किसी ना किसी की दुआ भी सुनेगा. आगे बढ़ते हैं जी. फहीम अली खान कहते हैं डियर अस्सलाम वालेकुम टू यू एंड ऑल द लिसनर्स. वह बखैर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. और आपने कुरानी आयत शेयर की है और माशाल्लाह. देयरफॉर रिमेंबर मी, आई विल रिमेंबर यू एंड बी थैंकफुल टू मी एंड डू नॉट बी अनग्रेटफुल टू मी. ये बहुत प्यारी बात है. बी थैंकफुल टू मी एंड डू नॉट बी अनग्रेटफुल, यानी मेरा शुक्र करते रहो और मेरी नेमतों को जो है वो तुम उससे नाशुक्री ना करो. तो ये बहुत प्यारी बात है. और अल्लाह ताला ने इंसान को जो भी दिया हुआ है उसका इंसान को शुक्र करना चाहिए और नाशुक्री ना करें. और आप कम होने पे भी शुक्र अदा करते रहेंगे तो आप देखेंगे अल्लाह ताला कितना आपसे खुश होगा. चलें आगे बढ़ते हैं. आता और रहमान साहब कहते हैं इट इज अ रियली सैड डे बट मोर इम्पोर्टेंटली वी शुड थिंक अबाउट द रीजंस बिहाइंड द ट्रेजेडी. व्हाई मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानीज आर ट्राइंग लीगली और इलीगली टू लीव द कंट्री. परहैप्स दिस नेशन नीड्स अ ट्रू लीडर. अच्छा जी. ग्रीस माइग्रेंट बोट डिजास्टर, पाकिस्तान टू होल्ड ऑफ मोर्निंग आफ्टर हंड्रेड्स डाई इन ट्रेजेडी. जी बिल्कुल, ये सही नंबर. आपको पता है शुरू में तो पाकिस्तानी मीडिया को इस खबर के ऊपर बोलने से मना कर दिया गया था जिस पर ये खबरें आनी शुरू हुई थी कि दिस सॉर्ट ऑफ ट्रेजेडी हैज कम क्लोज टू द पाकिस्तान नाउ. आई मीन एक बड़ा डिजास्टर हुआ है ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में नियर द कोस्ट ऑफ ग्रीस. और आहिस्ता आहिस्ता जब ये खबरें आनी शुरू हुई कि पाकिस्तानी इसमें मरने वालों में जो मेजॉरिटी है, अक्सरियत पाकिस्तानियों की है, तो उसके बाद से मीडिया में हमारी ये खबर दबानी शुरू कर दी. हमारे आपको पता है पॉजिटिव रिपोर्टिंग का ऑब्सेशन है हमारे यहाँ, कोई भी हुकूमत हो, लेकिन ये कि नेगेटिव खबरें ना आए मार्केट में. लेकिन अताउर रहमान साहब जो रियलिटी है वो ये है कि ये सिलसिला पिछली कई दहाइयों से चल रहा है. ये कोई अभी रीसेंट फिनोमेना नहीं है. हाँ, लेकिन ये जरूर स्टैटिस्टिक्स और नंबर से प्रूव की जा सकती है बात
केस में पिछले सालों में इजाफा हुआ है, स्पेशली गुज़श्ता एक साल में जिस तरह पाकिस्तानियों में ओवरऑल अक्रॉस द बोर्ड मायूसी बढ़ी है, तो फिर जाहिर है बहुत बड़ी तादाद में लोग अपनी जान जोखिम में डाल के, ये सफ़र आसान नहीं है, ये बड़ा खौफनाक सफ़र होता है. ऐसे लोग जो कि इस सफ़र को अधूरा छोड़ के वापस आए हैं, वो जिस तरह की कहानियाँ सुनाते हैं, वो जानकर वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि सिर्फ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए लोग किस तरह मुश्किलात झेलते हैं. उसमें से कितने लोग जो हैं वो इन रास्तों में पेरिश हो जाते हैं, कहीं उनको दफना दिया जाता है, कहीं उनकी लाशों को फेंक दिया जाता है, कहीं पानी में डुबो दिया जाता है. बहुत टफ चीज़ है और बहुत अफसोसनाक बात है. अब आपको पता है कि लकीर पीटनी शुरू हो गई है. आज तो खैर डे ऑफ मॉर्निंग हमने किया ही है, यौम सोग मनाया जा रहा है, लेकिन वो जो क्रैकडाउन शुरू किया इंसानी स्मगल्स के दरमियान, कल मैं अपने यूट्यूब लाइव शो में भी यही बात कर रहा था दैट आपको पता है कि ये जो सफ़र ये लोग करते हैं, ये लैंड के थ्रू सफ़र हो रहा होता है, ये ज़मीनी सफ़र होता है. कोयटा पहुंचते हैं, कोयटा से बलूचिस्तान की बॉर्डर पहुंचते हैं, बलूचिस्तान से ईरान जाते हैं, ईरान से पहले एक ज़माने में तुर्की के रास्ते बल्गारिया जाया करते थे, अब वो रास्ता जो है वो बंद हो गया है और अब जो है वो समंदरी रास्ता लिया जाता है जो कि और कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है. तो जनरली अफ्रीका में दाखिल हुआ जाता है, जिसमें इजिप्ट, ये जो गाड़ी थी, ये जो ट्रेन, सॉरी माफ़ कीजिएगा, बोट थी, ये इजिप्ट से चली थी. अल्जीरिया है, ट्यूनीशिया है, यहाँ से लीबिया से यहाँ से ये बोट्स जारी होती हैं और लोग बड़े खौफनाक सफ़र जो है वो तय करके पहुँच रहे होते हैं मेडिटेरेनियन कोस्ट पे यूरोप की. सबको पता होगा ऐसा कैसे हो सकता है. यानी आपने ये देखा कि हमने पिछले एक साल में हमारी जो एजेंसियां हैं, हमारी जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, उनकी जो हमने फुर्तियाँ देखी हैं और उनकी हमने एफिशिएंसीज जो देखी हैं, तो क्या यहाँ इंसानी ज़िंदगी बचाने के हवाले से ये काम नहीं किया जा सकता? सवाल यही पैदा होता है. मिड 90s में अगर आपको याद हो, एक फिल्म आई थी जीवा के नाम से, याद है? वो तुर्की में बनी थी फिल्म, बड़े मशहूर, उस फिल्म के गाने भी हुए थे, नदीम साहब का उसमें एक रोल था और उसमें भी एक सीन यही दिखाया था कि किस तरह पाकिस्तानी इस बॉर्डर क्रॉस करते हुए वहाँ पे जो बॉर्डर के लोग होते हैं, जो फोर्स, जो उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस एंड ऑल होती हैं, उनकी फायरिंग से पाकिस्तानी मर जाते हैं. तो ये फिनोमिनन ये नया नहीं है, लेकिन जाहिर है इसमें इजाफा ज़रूर हुआ है और ये ज़रूर हुआ है कि अब और ख़तरनाक रास्ता जो है वो इख्तियार किया जा रहा है पाकिस्तानियों की जानिब से बॉर्डर्स को क्रॉस करने के लिए, विच इज़ वेरी सैड. एक ज़माने में पाकिस्तान का इतना नाम हम यहाँ पे नहीं सुनते थे, लेकिन अब तवातुर के साथ जो यहाँ पर हादसा हो रहे होते हैं उसमें हम पाकिस्तानियों का नाम सुन रहे होते हैं. चलें जी, अभी आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जानिब. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. जुनून विद साकीनामा एंड ब्यूटीफुल सॉन्ग. क्या ख्याल, क्या अल्फाज. आप कुछ वैसे ही जानते हैं जो मेरे प्रोग्राम के रेगुलर लिस्नर हैं कि इकबाल के ये अल्फाज मेरे दिल के कितने करीब हैं. स्पेशली इसकी सर्टन कुछ मखसूस जो सतरे हैं वो तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है. लेकिन 7:39 हो चुके हैं. जल्दी से बात करते हैं आगे चल के प्रोग्राम में हम क्या बात करने वाले हैं. नेचुरली वी विल टॉक अबाउट दिस बोट ट्रेजेडी ऑफ द कोस्ट ऑफ ग्रीस. काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट सामने आ रही हैं. स्पेशली BBC की कल मैं एक इन्वेस्टिगेशन पढ़ रहा था जिसको पढ़ के ये अंदाज़ा हो रहा है कि जो ग्रीस के कोस्ट गार्ड्स हैं, क्या उन्होंने नेग्लिजेंस का मुजाहरा किया था. काफ़ी कॉन्ट्रडिक्टरी तफसीलात सामने आ रही हैं कि जब ये बोट डिस्ट्रेस में आ गई थी, लोगों को बचाया जा सकता था, लेकिन सही टाइम पे एक्शन नहीं लिया गया. ग्रीक अथॉरिटीज का कुछ और कहना है और BBC ने जो अपनी इन्वेस्टिगेशन की है और जो आई विटनेसेस अकाउंट्स आए हैं उससे मामलात कुछ और पता चल रहे हैं. इसके अलावा आगे चल के प्रोग्राम में हम मजीद जो बात करेंगे वो है जिसे कहते हैं कि दैट इज गोइंग टू बी अबाउट एंथनी ब्लिंकन. अमेरिका के वजीर खारजा चीन का दौरा कर रहे हैं एंड इस वक्त इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में ये सबसे इंपॉर्टेंट दौरा माना जाता है. ये दौरा अब से काफी महीने पहले होना था, लेकिन अगर आपको याद हो, वो एक आवारा चीन से उड़ता हुआ मौसमियाती गुब्बारा जो है वो अमेरिका और कनाडा के ऊपर पहुंच गया था, जिसके बाद इस दौरे को कैंसिल कर दिया गया था. लेकिन बहरहाल द विजिट इज फाइनली हैपनिंग और काफी सारे लिहाज से जो है इसको अहम समझा जा रहा है. तो 2 या 3 इंपॉर्टेंट टेक अवेज क्या हो सकते हैं इस दौरे के, ये हम प्रोग्राम में आगे चल के जरूर बात करेंगे. फुटबॉल का जिक्र भी होना है. पाकिस्तान फुटबॉल टीम का दौरा है भारत. अभी भी एक अनसर्टनिटी में जो है मामलात हैं, बिकॉज परसों पाकिस्तान का बेंगलुरु में भारत के खिलाफ एक अहम फुटबॉल मैच होना है, लेकिन पाकिस्तान की टीम स्टिल
स्टक इन मॉरिशस. हमारी टीम अभी भी मॉरिशस में फंसी हुई है बिकॉज अभी तक हमारे खिलाड़ियों के वीजाज जो हैं वो अरेंज नहीं हुए हैं. चलें जी, इसके अलावा चलें, ये हो गया सिलसिला. ये मजीद आगे प्रोग्राम में जो है ना वो बातें होंगी. तो अभी फिलहाल जल्दी से आप लोगों ने कुछ मैसेजेस पे भी मैं देख लूं ताकि मैं एक्नॉलेज कर दूं हमारे वो दोस्त, वरना मैसेजेस रह ना जाएं. बिकॉज आगे चल के प्रोग्राम में एज आई कैन सी 8 बजे के बाद बहुत सारे ब्रेक होने वाले हैं और मुझे शायद बहुत ज्यादा बोलने का मौका नहीं मिल पाएगा. जाहिदा शाहीन कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान में ईद उल अज़हा का चांद कब नजर आएगा? भाई ये तो हमें किसी वेबसाइट से देख के हम बता सकते हैं. मेरे ख्याल से आज चांद पाकिस्तान में नजर आ जाना चाहिए. अहमद ने मुझे बताया, ये हमारे जो साहबजादे हैं उनका कहना है कि जो 29 को पाकिस्तान में साइंटिफिकली ईद हो जानी चाहिए. अब बाकी मौलवी साहिबान के क्या मुरादे हैं, अब वो क्या उनके इरादे हैं, हमें कहना जरा मुश्किल है. आगे बढ़ते हैं जी. जावेद साहब कहते हैं इंडिया ईजेस कर्फ्यू इन वायलेंस हिट मणिपुर. यार ये मणिपुर पे बात करनी है, इस पे तो पूरा व्लॉग बन सकता है कि व्हाट हैज हैपेंड इन मणिपुर. ये मणिपुर में हुआ क्या है, इस पे जरा हम बात करते हैं. बिकॉज काफी इंडियन, आपको पता है, टोटल इन्फॉर्मेशन ब्लैकआउट वहां से किया हुआ है. जो स्केची डिटेल्स आ रही हैं दे आर वेरी वेरी हॉरिबल. ओके जी, जायदा एंजॉय कीजिए अपनी वॉक को. फरीद पार्क, सैटेलाइट टाउन, भावलपुर, जबरदस्त खूबसूरत तरीन मनाजिर. वैसे मैंने सुना है कि गर्मी ने अपना असर दिखाना जो है वो पंजाब में शुरू कर दिया है और बहुत ही मॉडरेट से, बहुत ही खूबसूरत से, अच्छे से वेदर के बाद जो है वो वेदर के स्पेल्स के बाद गर्मी ज़ाहिर सर उठाती थी, फिर बारिश हो जाया करती थी और फिर मौसम जो है वो कंट्रोल में आ जाया करता था. लेकिन कल मुझे अंदाजा ये हुआ कि हमारे इस्लामाबाद के दोस्त खास तौर से बड़े परेशान थे कल. आई थिंक इट टच 47 या 45 डिग्री सेल्सियस इन इस्लामाबाद. लाहौर में भी हाई 30s जो है वो एक्सपेक्टेड है. इनफैक्ट इस हफ्ते 40 प्लस चला जाएगा. तो आई एम श्योर कि भावलपुर वुड बी pretty hot as well in the coming day. वाओ, पेशावर तो मिड 40s में है, सियालकोट अर्ली लो 40s, इवन क्वेटा हाई 30s, भावलपुर या 40s. चलें जी, अल्लाह खैर करेगा. आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है? हसन इकबाल साहब कहते हैं I have seen and closely observed that people don't settle even in their 50s and 60s. The desire to earn more, have more has no limits. These people are poor in real terms because they never fell full and ultimately go down deep down. I think that's a pretty valid thought, हसन इकबाल. और आपने बड़ी प्यारी बात की है ये. मैं अभी आजकल एक किताब बड़ी अच्छी पढ़ रहा हूँ जिसका नाम साइकोलॉजी ऑफ मनी है और उसके चैप्टर नंबर 3 में एक पर्टिकुलर लाइन है जो कि मैंने एक लाइन है जिसको मैंने हाईलाइट कर लिया है किताब में. और उसमें वो बेसिकली एक मशहूर मुसव्विर हैं जो कि बता रहे हैं एक इन्वेस्टमेंट बैंकर के हवाले से कि कह रहे हैं जी मैं अपनी कोई भी बेहतरीन पेंटिंग बना के जितने पैसे बनाता हूँ पूरे साल में, शायद बेहतरीन पेंटिंग्स बना के, एक इन्वेस्टमेंट बैंकर है जो कि एक दिन में उतने पैसे कमा लेता है. However, ये जो आर्टिस्ट है उसने बड़ी प्यारी बात बोली that he would never have what I have to know how much is enough. यानी मेरे लिए कितना पैसा काफी है. तो आपने ये बड़ी प्यारी बात की. आज ही मैं सुबह जब वॉक कर रहा था, बड़े दिनों बाद हमारे एक दोस्त बहुत दिनों बाद जो है वो नजर आए आज. तो मैंने उनके लिए अपनी रनिंग भी कैंसिल किया. मैंने कहा चले इनके साथ वॉक करते हैं बिकॉज यार रनिंग करना हर एक का, आपको पता है कि आसान इतना होता नहीं. स्पेशली मुझे पता चला कि ही इज इन हिज लेट 50s. माशाल्लाह, ही डजंट लुक सो बिकॉज ही लुक्स वेरी यंग और अपने आप को बड़ा फिट उन्होंने रखा हुआ, जिम शिम जाते हैं एंड स्टफ. वो ही वाज सेइंग यार आई एम अबाउट टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ एंड आई एम जस्ट सेइंग इनफ ऑफ द नौकरी और बस कल दी नौकरी और अब मैं अपने बिजनेस में फुल टाइम आना चाहता हूँ, कम कमाऊंगा लेकिन ये. तो मैंने कहा चलें जी, अगर आपके जहन में ये सोच वाकई आ गई है कि जी हाउ मच इज इनफ फॉर मी, दैट इज अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड. ये अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है कि जिसको आई थिंक इट्स अ वेरी अंडररेटेड नेमत. ये अल्लाह की वो नेमत है जिसके बारे में हम बात नहीं करते. बिकॉज आप यही देखें, लोग अपने आप को ग्राइंड किए जा रहे हैं, मेहनत किए जा रहे हैं. मेरे अपने एक बड़े करीबी अजीज हैं, मैं उनको उम्र के हिस्से में इतना ट्रैवल करते हुए और इतना घूमते हुए देख रहा होता हूँ. और मैं एक्चुअली लास्ट टाइम जब वो उनसे बात भी हो रही थी, मैंने कहा यार डोंट यू एवर फील लाइक स्टॉपिंग, लाइक बस बहुत हो गया. बट खैर एनीवे, हर एक की अपनी वजूहत होती होंगी. आगे बढ़ते हैं जी. पीर ज़हीर साहब का मैसेज आया है, कहते हैं जी गुड मॉर्निंग टू योर रेगुलर लिसनर्स माय फ्रेंड मोहम्मद आसिफ अब्दुल शकूर, मैनेजर फाइनेंस, लिसन्स टू द शो रेगुलरली ड्यूरिंग ट्रैवलिंग फॉर हिज ऑफिस Dolmen Mall Clifton and with the Peer Zahir today Gul Mustafa Asif साहब and Ali Dad गदूर साहब. ऑलराइट, ये पहली बार नाम सुना मैंने गदूर साहब का. जबरदस्त सर, वेलकम. पीर साहब के तमाम कॉलीग्स को मेरी तरफ से खुशामदीद. और पीर साहब कहते हैं योर यूट्यूब शोज बैकग्राउंड इज वेरी गुड ब्रदर, वेरी इंफॉर्मेटिव शो. अब यूट्यूब शो का भी इंतजार होता है मॉर्निंग शो की तरह. आप लोग की मोहब्बत है जी. और वाकई यूट्यूब शो एक तजुर्बा है जो कर रहे हैं लाइव रोजाना 9:30 बजे. इन केस यू स्टिल हैवंट ट्यून्ड इन येट तो बड़े अफसोस की बात है, लेकिन बहरहाल जी मेरे YouTube पेज में अगर आप जाएंगे तो रोजाना 9:30 बजे इरादा यही है कि एक न्यूज का रैप और एक छोटी मोटी चिट चैट आपके साथ कैजुअल अंदाज में, जैसे हम सुबह कर रहे होते हैं,
उसी तरह हम करेंगे और आपके साथ बातचीत रहेगी. एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड, आई एम एंजॉयिंग दैट. अभी जो मैंने 2 शोज इसके ऑफिशियली 2 शोज कर लिए हैं, तो आई एम रियली एंजॉयिंग दैट. और इसके अलावा वीडियोस भी एक पोस्ट कर दी है. अभी एक वीडियो जो है वो पोस्ट के मरहले से गुजर रही है और 2 वीडियोस मैं और रिकॉर्ड कर रहा हूँ. कैसे सो मेनी टॉपिक्स टू टॉक अबाउट, सीरियसली यार, सो मेनी टॉपिक्स टू टॉक अबाउट. मुझे लग रहा है मैं अपनी टीम को घर में ही लाके बैठाना पड़ेगा. चलो बेटा जल्दी जल्दी काम करो, शाबाश निकालो. बट इट टेक्स टाइम, इसमें कोई शक नहीं है. ओके जी, नवीद मुनव्वर साहब कहते हैं नागिन की तरह बल खाती इंडस हाईवे से सलाम. वाह भाई वाह सर, हैव अ सेफ ट्रिप. नवीद मुनव्वर साहब कराची अपने आबाई शहर तशरीफ लाए लाहौर से और अब वापसी के रास्ते पर हैं. और इंडस हाईवे ये वो रोड है जो कि जनरली लोग जामशोरों से हैदराबाद को बाईपास करके जो पिटारो वाला रोड है और वहां से फिर लोग निकलते हैं काजी अहमद आमड़ी ब्रिज पे जाके लिंक करते हैं. तो सर यस, इट इज अ वेरी स्मूथ रोड. इसमें 1-2 पैचेस हैं जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन, आई एम प्रीटी श्योर बन चुके होंगे. मैं तो लास्ट दिसंबर की बात कर रहा हूँ. लेकिन वाकई बड़ी बलखाती ये रोड है और इट कैन बी डेंजरस एज वेल, सो बी वेरी केयरफुल टू हैव अ सेफ ट्रिप बैक जर्नी होम सर. सी यू सून इंशाल्लाह. हसन शेख कहते हैं bees are directly responsible for the production of 70% of fruits and vegetables, seeds and nuts that we consume on a daily basis. बिल्कुल जी, ये जो पॉलिनेशन कर रहे होते हैं, जो पॉलिनेट कर रहे होते हैं बीज, ये कहते हैं 70% फ्रूट, वेजिटेबल और सीड्स वगैरह ये बेसिकली इधर से उधर फैला रहे होते हैं. अभी अल्लाह ने एक बड़ा खूबसूरत निजाम जो है ये बनाया हुआ है. लेकिन आसान, यू ऑल्सो वुड नो अबाउट दिस फैक्ट दैट दिस इज क्वाइट डेंजरस. और आजकल जो है, नहीं ये डेंजरस क्या चीज़ है, बिकॉज द नंबर ऑफ बीज हैव सिग्निफिकेंटली गॉन डाउन. अगर आप इस पर रिसर्च पढ़ेंगे तो फिर आपको अंदाजा ही होगा दुनिया में जो शहद की मक्खियों की तादाद है उसमें बड़ी जबरदस्त कमी आई है. और उसका इल्जाम भी जो है वो क्लाइमेट चेंज पर लगाया जाता है कि वो जो मौसम कंड्यूसिव होता है शहद की मक्खियों के लिए, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है शहद की मक्खियों की अफजाइश जो है उसमें कमी आ रही है, जिसकी वजह से ये जो पॉलिनेशन में वो अपना एक किरदार अदा कर रहे होते हैं वो अब नहीं कर पा रहे. चले जी, अभी हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. गाना मैं कोई भी नहीं सुनूं के चलाऊंगा. वापस आके आप लोगों के कुछ बड़े दिलचस्प मैसेजेस मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं जिसमें हम सबके लिए लर्निंग का सामान है, तो वो भी हम बात करेंगे. और बिकॉज वैसे भी एड्स मैंने आपको बताया था कि आज 8 बजे के बाद काफी तवील माशाल्लाह ब्रेक्स हैं, सो बोलने का वैसे ही कम मौका मिलेगा. सो लेट्स मेक द मोस्ट ऑफ द टाइम दैट वी हैव. वैसे यूट्यूब शो करते करते मुझे बगैर ब्रेक के शोज का मैं आदी ना हो जाऊं कहीं, लेकिन खैर चले जी, अभी बढ़ा है ब्रेक की जाने. मिलते हैं इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. ऑलराइट, अभी ये जो ब्रेक आप सुन रहे थे इसमें आपने ब्रेक का जो ज्यादा हिस्सा था मेरा ख्याल से, बल्कि तुम में और एक कप चाय के अलावा जो एक और ब्रेक था वो पोलियो की मुहिम के हवाले से था जी. कराची और पेशावर में पोलियो की मुहिम हो रही है और ये सारा सिलसिला है. मुझे नहीं पता बाकी शहरों में ये ऐड सुना गया या नहीं सुना गया, लेकिन कराची में बहरहाल हम ये सुन रहे थे. अभी इत्तेफाकी की बात है कि आज सुबह जब मैं रेडियो सुन रहा था और खबरें सुन रहा होता हूँ तो उस वक्त मुझे ये पता चला कि यार एक नई पोलियो वैक्सीन जो है ये दरियाफ्त की गई है. और बेसिकली ये these are two, in fact it's not just one, these are two ground-breaking पोलियो वैक्सीन्स. और उसमें जो बताई गई है बात ये कि पिछले 5 दहाइयों में ये पहली बार कोई नई वैक्सीन आई जा रही है जिसमें कह यही रहे हैं कि आपको पता है कि पोलियो की वैक्सीन में उसी वायरस को इस्तेमाल किया जाता है इन ऑर्डर टू ट्रिगर एन इम्यून रिस्पॉन्स. आई थिंक इन तमाम बातों के हम एक्सपर्ट हो चुके थे ड्यूरिंग द कोविड डेज एंड ऑल. सो वीकेंड करके या वो डेड वायरस करके आपकी बॉडी से एक रिस्पॉन्स क्रिएट करवाया जाता है. अब ये कहते हैं अच्छा उस वायरस में फिर भी वैक्सीन के बाद फिर भी उसमें पॉसिबिलिटी थी कि जी वो इफेक्ट कर सकता है. काफी पता आपको जो एंटी वैक्सीन लोग होते हैं वो काफी शोर इस बात का मचाते हैं, जबकि वो गलत झूठ बोलते हैं, गलत डेटा प्रोवाइड करते हैं कि जी वैक्सीन लगाने से वायरस बढ़ गया और ये वो बकवास है, पता नहीं. और हमारे यहाँ भी लोग बगैर रिसर्च किए इन बातों पे बिलीव भी कर लेते हैं. लेकिन अब जो ये नई वैक्सीन आती है उसके बारे में कहा ये जाता है दैट फाइनली, आई मीन बदकिस्मती से इन 2 मुल्कों का ही जिक्र हो रहा होता है, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, लेकिन कह ये रहे हैं कि फाइनली विल बी एबल टू, द वर्ल्ड विल बी एबल टू इरेडिकेट दिस virus for good because of this new ground breaking vaccine, because this is genetically modified. और कहते ये हैं कि जो वायरस के साथ खेला गया है उसमें वो वायरस जो कि आपका इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करेगा वो जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया है जिससे कोई
जबरदस्त रिस्पॉन्स ट्रिगर होगा. यही होगा ज़ाहिर है, और क्या हो सकता है. आई डोंट हैव द टेक्निकल डिटेल्स अबाउट दैट. आई हैव जस्ट हर्ड दैट ब्रीफ रिपोर्ट अबाउट दिस. सो बहरहाल चलें जी. ओके, और क्या सीन है. अभी अखबारात पे भी जाना है, लेकिन जाते हैं अभी आराम से जाते हैं. शहजाद नया साहब अस्सलाम वालेकुम सर. और अस्सलाम वालेकुम अदील भाई, सुबह बखैर. हाफिज नईम साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो देखी जिसमें उनको रोता देखकर बहुत दुख हुआ. हाय ये जमहूरियत, हाय ये जमहूरियत. लेकिन हाफिज साहब इतने आराम से जैसे कहते हैं कि हार मानेंगे नहीं इंशाल्लाह. ओके जी. उमैर बाबर साहब कहते हैं स्पेस एजेंसी पर अक्टूबर स्काई मूवी याद आ गई. अब मस्ट वॉच मूवी. भाई ये तो अगर आप लोगों ने मूवी नहीं देखी है तो मेरे ख्याल से तो आप ये मूवी जरूर देखें, अक्टूबर स्काई. और अगर मुझसे मेरी फेवरेट मूवीज, मेरी पसंदीदा मूवीज की अगर लिस्ट बनवाई जाए, अगर मुझे ये याद आ जाए तो मैं डेफिनेटली इस मूवी को जो है वो जरूर इसका जो है वो नाम वहाँ पे लिखूंगा. और जेक जाइलेनहॉल की ये आई थिंक करियर के शुरू के जमाने की जो है ये मूवीज में से एक है. एंड इट इज अबाउट हिज एस्पिरेशन टू बिकम अ रॉकेट साइंटिस्ट. आई मीन वेस्ट वर्जीनिया के एक माइनिंग टाउन से एक बच्चा किस तरह अपने एम्बिशंस को पूरा करते हैं और किस तरह उनकी एक टीचर जो है वो उनकी इस पूरे मामले में हेल्प करती हैं. इट इज एन एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल सटल मूवी. जरूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखी हो. बल्कि ना सिर्फ आप देखिएगा बल्कि अगर मौका मिले तो अपने बच्चों के साथ बैठ कर भी. दिस इज वन ऑफ दोज मूवीज दैट यू कैन सिट विद योर चिल्ड्रन एंड वॉच. सो या डू वॉच अक्टूबर स्काई. मैं इससे पहले भी रेकमेंड कर चुका हूँ. बड़ू मेयर, थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग अस दैट. ओके, और क्या सीन है. Am I one of them who likes the smell of soil and that cold air after the rain? हैदर अली साहब कहते हैं I think everybody loves that. I mean, especially if you live in drier cities like Karachi and places which get really hot. I mean, जहाँ पे रोजाना बारिश होती है वहाँ पे उन लोगों को पेट्रोचोर की कदर कीमत का अंदाजा नहीं है. लेकिन हमारे यहाँ तो ज़ाहिर है उसकी बड़ी एक वी ऑलवेज रोमांटिसाइज दैट थिंग. वो जो मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू होती है बारिश के बाद, कितनी खूबसूरत होती है. शाहीन ताहिर कहती हैं हैप्पी बर्थडे टू मी. ऑलराइट शाहीन, हैप्पी बर्थडे टू यू. शाहीन हमारी बहुत रेगुलर लिस्टर है, लाहौर बेस्ड है, वैसे ताल्लुक कराची से, और हमारे दोनों ग्रुप्स में बड़ी एक्टिव भी रहती है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में. सो शाहीन को भाई हैप्पी बर्थडे बोल दें सब. शाबाश, जल्दी से, गुड बॉयज. ओके, अभी हम आज के अखबार में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या लिखते हैं अखबार. आज यौम सोग, इंसानी स्मगलरों के खिलाफ क्रैकडाउन. यानी इंतजार हो रहा था बड़ी ट्रेजेडी हो, इंसानी स्मगलरों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा. यूनान हादसा, वजीर आजम ने 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी बना दी. 1 हफ्ते में रिपोर्ट तलब. पाकिस्तानियों से बदसलूकी कश्ती के निचले हिस्से में रखा गया, ये कहना है बरतानी अखबार का. जिसमें कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आई हैं. बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक खवातीन और बच्चों को जो है वो कश्ती के निचले हिस्से में रखा गया था. यही वजह है कि जितने भी सर्वाइवर्स हैं उनमें कोई भी खातून और कोई बच्चा शामिल नहीं है. ऑल ऑफ देम हैव पेरिश्ड, जो कि एक बड़ी तादाद में वहां पर मौजूद थे. कहते हैं तकरीबन 750 लोग जो हैं वो इस कश्ती में मौजूद थे. और अभी जब टोटल काउंट आएगा तो ये कहा जा रहा है अराउंड 400 पाकिस्तानीज मे हैव डाइड इन दिस एक्सीडेंट. ये गार्जियन ने अपनी रिपोर्ट में बताया है. आजाद कश्मीर के जिला कोटली में 26 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है. शेखुपुरा से मरकजी मुलजिम शेखुपुरा से गिरफ्तार. एजेंट रूपोश. गुजरात से लापता नौजवानों की तादाद 50 हो गई है. ये पाकिस्तान के हॉट बेड्स हैं. ये जो इलीगल माइग्रेशन के जो नॉर्दर्न पंजाब की ये बेल्ट है, सेंट्रल पंजाब, आजाद कश्मीर, ज्यादातर लोग यहाँ से ही जा रहे होते हैं. इम्पॉसिबल है ये बात सोचना, इम्पॉसिबल है कि हमारी सरकार को ये पता नहीं होगा कि ये कौन कर रहा है, काम से क्या कर रहा है. आई मीन सीरियसली जितनी एफिशिएंट हमारी, आपने देखा कि जी सिविलियन एजेंसीज हैं, और यहाँ पे तो हमारी फौजी एजेंसीज की भी हम मदद हासिल कर सकते हैं. बिकॉज बात इंसानी जिंदगी की है. इंसानी जिंदगी से बड़ी क्या चीज हो सकती है. हम पाकिस्तानियों की जिंदगियों की है. पाकिस्तानियों का इस वक्त शुमार वही सीरियंस और वही इराकियों में हो रहा है जो कि अपने मुल्क से भाग रहे थे इतनी बड़ी तादाद में. लेकिन बहरहाल चलें जी आगे बढ़ते हैं. डॉन की भी आज की लीड है, ये कंट्री मोर्न्स 100 लॉस्ट इन द बोट ट्रेजेडी. ठीक है, तमाम अखबार ने इसी को जो है वो अपनी खबर बनाया. लेकिन पीपल्स पार्टी को नहीं, जंग अखबार जो है वो सियासत पे है इस वक्त. पीपल्स पार्टी को मनाने की हुकूमती कोशिशें, नया महाज खोलने से परहेज करना चाहिए. नून लीग निगरान वजीर आला पंजाब की दुबई में जरदारी से मुलाकात. यानी आप देखें कमाल हो गया. निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी जरदारी साहब को मनाने के लिए दुबई जाते हैं. हुकूमत का बंदा कोई नहीं जाता.
कमाल हो गया जी। एहसन इकबाल कहते हैं जलसों में इत्तेहादी जमातों पर एक दूसरे के तनकीद से बेयकीनी पैदा होगी, काबीना में बात करें, वजीर आजम इत्तेहादियों को ज्यादा अहमियत देते हैं। मोहसिन नकवी और साबिक सदर की मुलाकात में पीपीपी के तहफ़्फ़ुज़ात पर गुफ्तगू, निगरान वजीर आला की मुलाकात के बारे में ज्यादा इल्म नहीं, वजीर इत्तलात पंजाब का ये कहना है। क्या पाकिस्तान में तमाशा लगा हुआ है यार, ये निगरान गवर्नमेंट है सीरियसली। अच्छा ये भी याद रहे, आपको पता है बिलावल ने अभी रिसेंटली जलसा किया था एबटाबाद में, मेरे ख्याल से नहीं कहाँ एबटाबाद में किया था, स्वाद में किया था मेरे ख्याल से। वहाँ पे उन्होंने जो है वो बजट पे तनकीद करने, बजट को तनकीद का निशाना बनाया। अभी नफीसा शाह साहिबा जो हैं वो भी एक प्रोग्राम में बैठ के बजट के बारे में बुरा भला कह रही थी। और इसके अलावा बिलावल ने जो एक बड़ी मानी खेज बात की, जिससे अब मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक ये बात क्लियर हो गई है कि नून लीग इलेक्शंस में नहीं जाना चाहती, लेकिन पीपल्स पार्टी इलेक्शन में जाना चाहती है। उनको लगता है कि हालात बड़े मुवाफिक हैं इस वक्त पीपल्स पार्टी के लिए नंबर स्कोर करने के लिए, और नून लीग को ये लगता है कि कहीं ये नंबर स्कोरिंग में उनकी सीटें जो है वो ना मारी जाएं। तो इन दोनों पार्टीज के दरमियान बड़ा क्लियर है कि बिलावल ने इत्तेहादियों को ये कहा था कि आइए जी डरे मत और जो है वो हिम्मत पैदा करें और इलेक्शंस में आएं। तो वो जो टॉक शोज में बातें आ रही थी कि जी दोनों पार्टीज के दरमियान ये इख्तलाफ है, ये आई थिंक इट्स आउट देयर इन द ओपन नाउ। Having said that, काफी सारे लोग इसको नूरा किश्ती भी करार दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं जी। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, इंतहाई मतलूब दहशतगर्द कमांडर जफर उर्फ जफरी हलाक। 16-17 जून की शब खुफिया मालूमात पर ऑपरेशन, टीटीपी कमांडर के 2 साथी भी मारे गए। एक जमाने में याद है गुलकार भी होते थे, जफर इकबाल जफरी। बहरहाल जी और क्या सीन है जनाब। सिंध के मुंतखब मेयर और डिप्टी मेयर आज हलफ उठाएंगे। नून लीग का पीपीपी तहफ़्फ़ुज़ दूर करने का फैसला, आज मुज़ाकरात होंगे। और यहाँ पर हम रुकते हैं बिकॉज़ टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक का हुआ है वक्त। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। This is the Sunrise Show with me Adil and good morning and दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया। आपको पता है कि मैं अभी जो ब्रेक पूरा चल रहा था, तवील ब्रेक जो ये आया था, उसमें मैं क्या देख रहा था, हमारे दोस्त डॉक्टर जीशान ने जिस मूवी का मैं अभी जिक्र कर रहा था ब्रेक पे जाने से पहले, और उमैर बाबर ने उसका जिक्र किया था, अक्टूबर स्काई, उसकी एक 7 मिनट की समरी इस फिल्म की जो है वो उन्होंने भेजी है। और वो मैं अभी पूरे ब्रेक पे जो है ना मैंने वो देख रहा था एंड मजा आ गया यार। इस तरह की जो मूवीज होती है ना, सटल सी लाइट सी मूवीज एंड ज्यादा चिंता नहीं, टेंशन नहीं, and the happy ending movie and all, it gives you so much motivation at time and real life story. I think that's the best part of it. I mean this is about that rocket boy, उसकी जो real life story है, कितनी motivational होती है फिल्में, which is why I'm saying do watch that movie with your kids यार। सब ऐसे भी छुट्टियों के दिन है, so I'm sure you can। चलें जल्दी से खेलों के हवाले से बात करते हैं and let us start with football। All right, पाकिस्तान की फुटबॉल टीम इस वक्त स्टक है, इस वक्त फंस गई है मॉरिशस में। और जो पाकिस्तान की फुटबॉल का हाल है बस वही बस हमारा जो है ना वो हाल है। तो वही उन बेचारे खिलाड़ी, आपको पता हुआ ये इनको जाना था इंडिया, और इंडिया पर जो है वो इसमें इंडिया के वीजे के हवाले से फिर मसले हो गए। और पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं वो इस वक्त, जिनको कल सुबह भारत रवाना हो जाना था, जहां पे परसों हम इंडिया के खिलाफ मैच खेलने वाले हैं बेंगलुरु में, वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी खिलाड़ी सवार कल फ्लाइट पे नहीं हो सके। कल संडे भी था तो इंडिया में वीजा प्रोसेसिंग वगैरह नहीं हो पाई। गलती किसकी है, क्या हो रहा है, क्या होगा, वी डोंट नो अबाउट दैट। लेकिन आज उम्मीद दिलाई जा रही है, पाकिस्तान की जो टीम मैनेजमेंट है, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन है, वो इस बारे में कॉन्फिडेंट है कि आज अगर टीम को वीजा मिल जाता है इंडियन एम्बेसी की जानिब से या इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से, जो उनकी इंटीरियर मिनिस्ट्री है, सो वो अगर अप्रूवल्स वगैरह जो कुछ थे वो दे देते हैं, तो फिर उसके बाद द प्लेयर्स विल बी एबल टू ट्रैवल एंड दे विल बी एबल टू गो। लेट्स सी, गुड लक टू पाकिस्तान टीम। इनका दौरा है मॉरिशस तो अपने इख्तिताम को पहुंचा। 3 मैचेस पाकिस्तान ने खेले, तीनों मैचेस में पाकिस्तान को शिकस्त हुई। I was particularly disappointed when we lost the last game to Djibouti। जिबूती और हमारी फुटबॉल रैंकिंग में ज्यादा फर्क नहीं है। पाकिस्तान 195 नंबर पे है, जिबूती 193 नंबर पे है। केनिया और मॉरिशस की टीमें तो खैर हमसे थोड़ा हायर रैंक टीमें हैं, लेकिन we could have done better against Djibouti, but nevertheless we managed to score a goal। हमने एक गोल जो है वो स्कोर कर दिया, जिसपे अल्लाह का शुक्र करें। मे बी दिस इज द स्टार्ट। चलें जी, ओके। और क्या सीन है, पाकिस्तान टेस्ट टीम की सिलेक्शन पर सवाल उठने लगे। अच्छा, ये लिखना है एक्सप्रेस का, क्या कहते हैं जी, दौरा श्रीलंका के लिए टीम में अदाद शुमार का कोई अमल दखल दिखाई नहीं दिया।
शान मसूद को मुंतखब करते वक्त उन्होंने कंप्यूटर ऑफ कर दिया होगा, राशिद लतीफ का ये कहना है। हसन अली की हालिया परफॉर्मेंस भी मायूसकिन रही। नुमान अली की उम्र ही सबसे बड़ा मसला है, सरफराज को मोहम्मद रिजवान की जगह नाइब कप्तान मुकर्रर करना चाहिए था। ये बेसिकली बोला है राशिद लतीफ साहब ने। जाहिर है आपको पता है कि जब भी टीम मुंतखब होती है द टीम सिलेक्शन कैन नॉट सेटिस्फाई एवरीवन, लेकिन क्या कह सकते हैं यार, राशिद भाई ने, शान मसूद, हसन अली का देखें मुझे ही मसला है। बहुत सारे लोग आमिर जमाल की सिलेक्शन के हवाले से बात नहीं कर रहे हैं। मुझे आमिर जमाल की सिलेक्शन की भी रीजन समझ में नहीं आ रही है। फर्स्ट क्लास करियर उनका बहुत ऑर्डिनरी सा है। जो उन्होंने 25-26 मैचेस खेले हैं उसमें 19 की एवरेज से उन्होंने रन्स किए हैं, 31 की एवरेज से उन्होंने विकेटें लिए हैं। सो कोई ऐसी एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं है। किस बुनियाद पे उनको टीम स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया? याद रहे जी, पाकिस्तान की जो नई सिलेक्शन कमेटी आई है, जो कि बहुत ही अपेरेंटली स्टैटिस्टिक्स ड्रिवन मैनेजमेंट कमेटी आई है, एक साहब जो उसमें शामिल हैं जो कि उनको एज अ डेटा एनालिस्ट शामिल किया गया है, उसके होते हुए ये सिलेक्शन हुई है। तो कोई ऐसे स्टैट्स हैं जो कि हिडन है, कोई सेल छुपा हुआ है जो हमें नजर नहीं आ रहा है एक्सेल शीट में। तो क्या कह सकते हैं, आगे बढ़ते हैं जी। और क्या सीन है? वर्ल्ड कप भारत टीम भेजने की मुखालफत होने लगी। भाई कौन है भाई ये? जावेद मियादा, जावेद भाई कहते हैं भारतीय टीम क्रिकेटर पाकिस्तान नहीं आती तो हमें वहां जाने की क्या जरूरत है यार। जावेद भाई असल में ना अभी शायद 90s से बाहर निकले नहीं है, क्या कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। और क्या सीन है? और ये सीन है कि बात करते हैं कुछ उस्मान ख्वाजा के हवाले से। भाई उस्मान ख्वाजा तो हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा हम बात कर लेते हैं एशेज के हवाले से। भाई ये टेस्ट मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग एक स्टेज में दाखिल हो चुका है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि कल बारिश की वजह से आखिरी सेशन का खेल जो है वो काफी मुतासिर रहा, लेकिन इस वक्त आप कहेंगे कि थिंग्स आर इवन स्टीवंस राइट नाउ, एकदम बिल्कुल बराबरी पे जो है ये मुकाबला इस वक्त यहाँ पर है। और सिचुएशन कुछ ऐसी है कि कल जब खेल खत्म हुआ, अच्छा कल हुआ ये कि तकरीबन आखिरी सेशन का खेल जो है वो तो बारिश की वजह से मुतासिर ही रहा, बल्कि आखिर से ज्यादा सेशन का खेल जो है वो मुतासिर यही रहा। इंग्लैंड ने अब 28 रन बना लिए थे, उनके 2 खिलाड़ी आउट हुए थे। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया अपनी पहली इनिंग्स में 386 रन बनाकर आउट हुई थी। तो 7 रन की, महज 7 रन की बढ़तरी जो है वो इंग्लैंड को पहली इनिंग में हासिल थी। तो इंग्लैंड की इस वक्त लीड जो है वो बढ़कर हो गई है 35। उनके 2 खिलाड़ी आउट हुए हैं, जो रूट और ओली पॉप इस वक्त मौजूद हैं विकेट पर। दोनों ने कोई भी रन जो है वो स्कोर नहीं किया है। एंड या आई थिंक सेकेंड इनिंग्स में 250-300 रन मेरे ख्याल से इंग्लैंड, जिसमें पूरी कैपेबिलिटी है बनाने की, बिकॉज उनके पास बहुत ही अग्रेसिव किस्म के बैट्समैन हैं। उनका जो स्टाइल ऑफ क्रिकेट है, ज़ाहिर उसकी एग्रेशन की यही मिसाल थी कि उन्होंने उस वक्त अपनी इनिंग डिक्लेयर की जिस वक्त जो रूट भी बैटिंग कर रहे थे और सेंचुरी बना चुके थे, और इंग्लैंड जो है वो और रन जो है विकेट पे दाग सकता रहा, लेकिन दे वांटेड टू गिव इनफ टाइम टू देयर बॉलर्स एज वेल इन ऑर्डर टू हैव अ रिजल्ट। लेकिन ज़ाहिर है बारिश से ये मैच मुतासिर हो रहा है, तो ये भी एक हो सकता है वेदर प्रेडिक्शंस भी इनके जहन में हो। बट लेट्स सी आज इस खेल का जब आगाज होगा तो एज आई सेड बिल्कुल बराबर है इस वक्त मामलात। और या अच्छा आज सिर्फ कल जो है इनफैक्ट सिर्फ 32 ओवर्स का खेल हो पाया। सो दैट मीन्स के तो ये तो सिर्फ बहुत ही बैड सीन हुआ है, तो ज्यादा गेम हुई नहीं, एक ही सेशन का खेल हो पाया। अच्छा आई थॉट कि शायद लंच के बाद भी मैच जो है वो थोड़ा बहुत चल रहा था, लेकिन खैर चलें जी, ये हो गया है सिलसिला। बोलैंड ने 1 विकेट हासिल की और पैट कमिंस जो है वो भी एक खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब हुए थे। और क्या खबर है? और कोई खबर है? इमाम ने क्या इंकशाफ किया? पर्ची के ताने पर शावर के नीचे रोता था। ओहो, पर्ची के ताने पर शावर के नीचे रोता था। उस्मान ख्वाजा की बेटी दिलचस्प हरकत का पर तवज्जो का मरकज बन गई। ठीक हो गया। अच्छा जी, क्या लिखा है? इंग्लैंड में करियर की अव्वलीन सेंचुरी मुकम्मल होने पर ऑस्ट्रेलवी ओपनर उस्मान ख्वाजा ने अपना बैट हवा में उछाल दिया था। गेंद को बाउंड्री लाइन पर पार जाता देखकर उन्होंने फजा में जंप लगाते हुए बैट को भी उछाल दिया था। इस दौरान वो शिद्दत जज्बात में कुछ अल्फाज भी अदा कर पाए थे। ओके चलें जी, ठीक है। आई रियली डोंट नो इसमें व्हाट इज द फस अबाउट दैट एंड व्हाट इज द इशू अबाउट दैट, लेकिन खैर चलें जी। ऑलराइट, अभी आपको लिए चलते हैं ब्रेक की जानिब। मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से खुशामदीद। दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील। 8:22 हो चुके हैं। गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है। ऑलराइट चलें जी,
जीशान बेग साहब ने कल्लर कहार हादसे के बारे में लिखा है और उसकी वीडियो भी आपको पता है काफी वायरल हो रही थी कल. बहुत खौफनाक ये वीडियो है जो कि बस जिस तरह हाई स्पीडिंग में वो खिसकती भी जा रही है. एंड थिंक अबाउट द अदर कार, आई मीन जस्ट इमेजिन जो अदर कार जो कि एक वाइट कलर की गाड़ी आ रही है वो भी किस तरह इस बस की वजह से वो भी ड्रैग होते हुए. आई मीन जस्ट इमेजिन देयर वाज वन कार जिसके लिटरली जाने की 1 सेकंड बाद ये बस जो है ये बिल्कुल जो बैरियर है उसको तोड़ते हुए दूसरे ट्रैक पे जाके गिरी है. हमारे यहाँ टिपिकली एक ही इल्ज़ाम लगा के जिक्र दिया जाता है कि जी बस के ब्रेक खराब थे, ब्रेक फेलियर और इसके अलावा ड्राइवर्स की लापरवाही की वजह से जो है ये वाकया हुआ है. बालाजी ड्राइवर हमारे चट्टों की तरह जाहिलों की तरह चला तो रहे होते हैं, लाइक अजीब जानवरों वाली ड्राइविंग हो रही होती है अक्सर मोटरवेज पे एंड ऑल. मोटरवे पे तो फिर भी शायद थोड़े कंट्रोल होते हैं. नेशनल हाईवे पे जिस तरह की ड्राइविंग हो रही होती है आप भी अक्सर कभी कभार कपा जाते हैं कि यार ये लोग क्या किन चक्करों में लगे हुए हैं, क्या इनकी नजर में इंसानी जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है. लेकिन सुना है ये बस भी कोई नई बस थी, कोई ऐसी पुरानी बस नहीं थी और उसमें मल्टीपल ब्रेकिंग सिस्टम्स वगैरह होते हैं. तो सिर्फ महज ब्रेकिंग सिस्टम पे इल्जाम लगा देना ये काफी नहीं होता. लेकिन अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़मान में रखे. वेरी वेरी सैड इंसिडेंट नो डाउट. डॉक्टर जीशान खान, एजाज जीशान खान चाचड़ कहते हैं 15 June will be celebrated as World Dengue Day. 15 June was celebrated. And preparedness is the key as climate change is the major reason for this disease to be prevented in subtropical regions like Texas, France, Peru, Malaysia and Singapore. Okay. Both have outclass cleaning standard but they are not freed from it. 137 countries are affected by dengue. See Lahore having rains in June. So dengue and mosquitoes will breed again and so the dengue fever spread will be before the usual season. Prevention is the key. Cleanliness is the most important step in prevention. Vaccine approved by European societies are being injected in Indonesia and Brazil but it is yet to get the FDA approval. It's a 2-dose vaccine injected in 0 and 3 months. Thank you so much. डॉक्टर इजाज चाचड़ जो है, इज अ सर्टिफाइड डेंगी एक्सपर्ट एंड अ मास्टर ट्रेनर. थैंक यू सो मच फॉर दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन डॉक्टर साहब अबाउट डेंगी. और इंटरेस्टिंग टू नोट अबाउट द वैक्सीनेशन. आई डिड नॉट नो कि इसमें वैक्सीन जो है एग्जिस्ट करती है, लेकिन बहरहाल थैंक यू फॉर दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. और क्या सीन है? डॉक्टर फरा कहती हैं टॉकिंग अबाउट मसालास, क्या गलत मसाला खरीद लिया तो नुकसान की जिम्मेदारी आपने खुद होनी है. टू ऑल द हस्बैंड्स. हाँ, ये सुबह हम मसालों के हवाले से बात कर रहे थे और जो मसाला, जो ब्रांड बेगम साहिबा ने बताई है आपको कि यही ब्रांड लेकर आनी है, लाइक डोंट बाय. अगर वो नहीं मिलती डोंट बाय एनी मसाला, बट गलत ब्रांड मत खरीद कर जाइएगा बिकॉज वो ज्यादा पेनफुल हो सकता है. आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है? ड्रीम मशीन का मैसेज आया है. पाकिस्तानी मूवी जिंदा भाग. इट्स अबाउट द सेम टॉपिक, हाउ यू ट्रैवलिंग टू यूरोप विद फेक डॉक्यूमेंट्स. अच्छा, ये मैंने जब भी मैं इलीगल इमिग्रेशन का जिक्र कर रहा होता हूँ, ड्रीम मशीन, मैं हमेशा इस मूवी का जिक्र करता हूँ. जिंदा भाग एक इस टॉपिक के ऊपर एक कमाल मूवी बनाई थी और जाहिर, और मैं भी ये भी बताता हूँ कि पानी का बुलबुला का जो वर्जन हम अपने शो में फ्राइडे को चला रहे होते हैं वो एक्चुअली इसी मूवी से लिया हुआ एक गाना है. और इस मूवी का एक और भी बड़ा जबरदस्त गाना था, पता यार दा. ओहो जबरदस्त. राहत फतेह अली खान ने क्या गाना गाया. हलीम मुगल साहब कहते हैं एनर्जेटिक कलाम रेलेवेंट टू मंडे. थैंक यू मुगल साहब, बहुत शुक्रिया. इसके अलावा हमारे दोस्त दानियाल खान कहते हैं अ पीसफुल ड्राइव एंड अ व्यू व्हाइल लिसनिंग टू योर शो इन द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ हिरात. वाह यार, हिरात तो बड़ा खूबसूरत शहर लग रहा है मुझे, अफगानिस्तान का शहर हिरात. एंड इस वक्त दानियाल साहब अफगानिस्तान के दौरे पर गए हुए हैं और ये तो अच्छा खासा अफगानिस्तान घूम रहे हैं. वेरी गुड माय फ्रेंड, वेरी गुड, एंजॉय योर टाइम. महनाज आपकी अटेंडेंस हमने लगा लिया, थैंक यू सो मच. इसके अलावा ताहिर अख्तर अली कहते हैं अ ट्रू स्टोरी लीविंग पाकिस्तान, अ माइग्रेंट्स ग्रूलिंग अटेम्प्ट. बेसिकली इट्स अबाउट, ये मैंने, हाँ मेरे ख्याल से मैं ये देख चुका हूँ और वाकई ये बहुत ही खौफनाक है. मैं रीट्वीट भी कर देता हूँ, आप लोग को भी मौका मिले तो आप लोग का इसको देखिए, ये वाकई अफसोसनाक है वाकया. लास्ट नाइट रेन हुई है फिर भी गर्मी है, शहजाद जोया का ये कहना है. और कुछ तो गर्मी हो यार, अब हर वक्त ही थोड़ी आप यहाँ सर्दी पड़ेगी यार. अच्छा जी, इसके अलावा अस्सलाम वालेकुम कलीम जाफरी, थैंक यू सो मच. सलाम सबको, बहुत शुक्रिया. जलील अहमद साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी जलील फ्रॉम इस्लामाबाद, अटेंडेंस लगा दी आपकी. मुनीर अहमद साहब कहते हैं कश्ती के अफसोसनाक वाकये में इस बात की भी तहकीकात की जानी चाहिए कि लोग अपनी
जान खतरे में डालकर पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर क्यों हुए? अरे भाई देखें, ये तो इसमें तो मुनीर साहब देखें, एक बात बिल्कुल क्लियर कर लेना, ये कोई ऐसा फिनोमेनन नहीं है कि पिछले साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल से हुआ हो. मैं अगेन, ये जो इलीगल इमिग्रेशन वाला जब भी जिक्र आता है तो मैं कोई 25 साल पुराना अपना वाकया जरूर शेयर करता हूँ. जब तुर्की से हमारी अपनी फ्लाइट में वापसी पे पूरा जहाज खाली था, सिर्फ चंद पैसेंजर्स बैठे हुए थे, और उसको जहाज को ला के भर दिया गया था इलीगल इमिग्रेंट से जिनको टर्की से डिपोर्ट किया जा रहा था. तो उस वक्त वहां पे बैठ के मेरी उन लोगों के साथ जो बातचीत हुई, उसमें मुझे अंदाजा हुआ कि इनका क्या माइंडसेट है. आई वाज वेरी यंग, आई वाज 16-17 दोस डेज, लेकिन फिर भी मुझे अंदाजा ये हुआ किस तरह लोग अपनी जान जोखों में डालकर जो है वो तुर्की जाते हैं. बिकॉज तुर्की से उनका नेक्स्ट डेस्टिनेशन या तो ग्रीस होता है या फिर बल्गारिया होता है. कश्ती में बैठ के आमतौर से बल्गारिया जाते हैं या इटली जाते थे वो लोग, और उनकी जिंदगी का बस यही मकसद था किसी तरह वो यूरोप में पहुंच जाए. बिकॉज होता क्या है, मोहल्ले में, खानदान में कोई एक बंदा, गांव में कोई एक बंदा जो है वो इलीगल तरीके से पहुंच जाता है यूरोप. अब वहां पे वो छोटे मोटे ऑड काम करते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स बन जाते हैं, स्कैवेंजर्स बन जाते हैं एंड ऑल. अब वो यूरोज में, डॉलर्स में कमा रहे होते हैं, यूरोज में, और जो उस जमाने में लीरा हुआ करता था एंड ऑल कमाया करते थे, और फिर वो वापस पैसे जब बेचते हैं तो उनकी जिंदगी इंप्रूव होना शुरू हो जाती है यहाँ पे. तो बाकी लोग देखा देखी उनको लगता है दैट दिस इज द ओनली वे आउट ऑफ पॉवर्टी. बिकॉज पाकिस्तान में रहे तो वो इसी गुर्बत के विशेष सर्कल में रहेंगे. द मोटिवेशन इज प्रीटी क्लियर, द मोटिवेशन इज प्रीटी ऑब्वियस. और मैं बड़ा हैरान होता था, वहां पे एक बंदे से मेरी बात हो रही थी एंड ही वाज फ्रॉम लाला मूसा एंड दैट वाज अ यंग मैन, मस्ट बी इन हिज मिड 20s एंड मे बी शायद. और वो मुझे कहता था कि अदील भाई मैं फिर दोबारा जाऊंगा, इन्होंने मुझे डिपोर्ट कर दिया, कोई मसला नहीं है, मैं दोबारा अटेम्प्ट मारूंगा, मैं दोबारा तुर्की जाऊंगा, मैं दोबारा, बिकॉज मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं पाकिस्तान में नहीं रहूंगा. ये मैं आज से 25-26 साल पहले 1996-97 की बात कर रहा हूँ. तो अगर कोई समझता है कि ये इलीगल इमिग्रेशन ये कोई रीसेंट फिनोमेनन है तो ये इसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है ये. ऑलराइट, ठीक है जी, गुड हो गया. और क्या सीन है? और ये सीन है दैट जल्दी से जरा बात करते हैं यार. इस वक्त बड़ी इंटरनेशनल खबर, इस वक्त इंटरनेशनल बड़ी खबर जो है वो ज़ाहिर है इज अबाउट अमेरिका के वजीर खारजा एंथनी ब्लिंकन जो है, सेक्रेटरी स्टेट जिनको कहा जाता है, वो इस वक्त चीन के दौरे पर गए हुए हैं. और ये दौरा इनका जो है, इस वक्त दुनिया की नजर इसके ऊपर है अगर हम डिप्लोमेटिक सर्कल्स की बात करें. बिकॉज आपको पता है कि पिछले कोई 5-6 साल में, स्पेशली आफ्टर डोनाल्ड ट्रंप बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका और चीन के ताल्लुकात जो हैं वो काफी बुरे हालात से जो है ना वो गुजर रहे हैं, काफी तातुल का शिकार रहे हैं, और पाबंदियां भी लग रही हैं. तो अमेरिका पाबंदियां लगा रहा है चीन पे, चीन काउंटर पाबंदियां जो है वो अमेरिका पे लगा रहा है. फिर ये दौरा जो इनका होना था ये साल के शुरू में होना था, लेकिन अगर आपको याद हो तो एक मौसमियाती बलून था कि जो कि चाइना से उड़ा था और फिर वो अलास्का में दाखिल हुआ और वहां से होता होता कनाडा गया, कनाडा से वो अमेरिका आ गया, जिसके बारे में अमेरिका का कहना यह था कि ये जासूसी बलून है, जासूसी के लिए चीन ने जो है वो छोड़ा हुआ है. चीन का हमेशा से ये कहना था कि ये एक मौसमियाती बलून है, एक वेदर बलून है और मेट्रोलॉजिकल बलून है. अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्रोल से बाहर हो गया, जिसकी वजह से ये पैसिफिक ओशन में चला गया और वहां से ये अमेरिका पहुंच गया है. उनका इनफैक्ट जो मेट डिपार्टमेंट का चाइनीज का एक बड़ा ऑफिशियल है उसको उन्होंने फारिग भी कर दिया था, लेकिन अमेरिकन ये बात मानने को तैयार नहीं है. फिर आपको याद हो अमेरिकन ने अपने F-22 रैप्टर्स इस्तेमाल किए थे, उससे एक एयर टू एयर मिसाइल जो है वो जाके उसने उस मौसमियाती बलून को उड़ा दिया. फिर जब उनके हाथ उसका रैकेज आया तो जब उन्होंने डेटा एनालाइज किया तो उनको पता ये चला कि दिस एक्चुअली वाज अ मौसमियाती बलून, इट वाजंट अ स्पाई बलून. सो बहरहाल इट वाज अ मैटर ऑफ great embarrassment for America. They are just embarrassing themselves these days. लेकिन बहरहाल so he's there in Beijing right now जहाँ पे इनकी मुलाकात हो रही है with the Chinese जो फॉरेन मिनिस्टर हैं. और इसमें जाहिर है जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इस वक्त डिस्कशन होना है वो तो देखें जो ट्रेड में सैंक्शंस हैं, ट्रेड की पाबंदियां हैं, ये सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज अबाउट ताइवान. तो याद रखिएगा आप, बिकॉज ताइवान है तो बहुत ही निक्का सा वो छोटा सा मुल्क, बट ताइवान एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क है. ऑलराइट, बिकॉज ताइवान प्रोड्यूसेस अराउंड कोई 90% ऑफ द कॉम्प्लेक्स माइक्रोचिप्स जो हैं, सेमीकंडक्टर्स जो हैं, जो कि दुनिया की अब तकरीबन हर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में इस्तेमाल हो रहे होते हैं. तो ताइवान वैसे ही माइक्रोचिप्स बहुत प्रोड्यूस करता है, सेमीकंडक्टर्स हुए, प्रोसेसर्स हुए एंड ऑल. लेकिन जहां पे सोफिस्टिकेटेड और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स किस्म की माइक्रोचिप्स की बात जाती है
तो दुनिया में कोई मुल्क इस छोटे से निक्के से मामूली सा जो छोटा सा मुल्क है, मामूली से इस मुराद से मैं एरिया की बात कर रहा हूँ, वरना तो ताइवान क्या कंट्री है जनाबे वाला, अपनी क्या यूएसपी उन्होंने बनाई है. लेकिन इनको अंदाजा ये हुआ है कि अगर फर्ज करें कि अभी कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन अमेरिका एंड चाइना, और अगर ताइवान ने को ब्लॉक कर दिया, उनके शिपिंग रूट्स को ब्लॉक कर दिया चाइना ने एंड ऑल, तो फिर दुनिया की इकोनॉमी जो है वो डिसरप्ट हो सकती है. इतना इंपॉर्टेंट मुल्क है ये छोटा सा ताइवान. तो जनाबे वाला अभी तो ये इनकी मीटिंग हुई है, और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर चिंग गैंग, ये नए अभी आए, आपको पता है थोड़ा अर्सा इनका हुआ है, तो उनसे उनकी जो है मुलाकात हुई. अच्छा, इसमें एक और जो बहुत बड़ा मैटर है, दैट इज अबाउट द यूक्रेन एंड रशियन वॉर. इस वक्त आपको पता है कि दुनिया का जो सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक इशू है इस वक्त, सफारती इशू, वो यही है. और चीन इज एन ओपन पार्टनर ऑफ रशिया, और अमेरिका जो है वो ज़ाहिर हो सकता है आया हो चीन को ये वार्न करने भी कि यार आप रूस को हथियार सप्लाई नहीं करेंगे. बिकॉज ये बात आपको पता है कि यूक्रेन ने अपना काउंटर ऑफेंसिव जो है वो रूस के खिलाफ शुरू कर दिया है, जिसमें यूक्रेन ने यह दावा किया है कि उनको कुछ कामयाबियां मिली हैं. अब चीन जो कि रशिया का ओपनली उनको सपोर्ट कर रहा है, वो उनको अगर खामोशी के साथ एम्यूनेशन सप्लाई करता रहा तो रशिया विल बी एबल टू मेक अप फॉर द लॉस्ट एम्यूनेशन. बिकॉज ज़रा एम्यूनेशन की एक सर्टन आपके पास एक प्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है. वॉर इकोनॉमी ज़ाहिर है एक ज़्यादा अरसे के लिए आप सस्टेन नहीं कर पा सकते, और कहीं ना कहीं से आपको अपनी सप्लाई चेन्स को सिक्योर करना पड़ता है. तो रशिया अपनी सप्लाई चेन्स जो है वो सिक्योर कर रहा है फ्रॉम चाइना, और चाइना उनको हथियार भी दे रहा है और बाकी चीज़ें भी दे रहा होगा. ओपनली तो नहीं कर रहा, लेकिन तो हो सकता है कि अमेरिकन जो है वो इस हवाले से उनको वार्न करने जो है वो भी आए होंगे. लेकिन बहरहाल जी, एंथनी ब्लिंकन की जब उन्होंने मीडिया से एक छोटी सी स्टेटमेंट दी तो उसमें उनकी टोन जो है वो बड़ी पॉजिटिव थी, और इनके अलावा उनकी जो बात सुन के ऐसा लगा कि जो बहुत कम एक्सपेक्टेशंस के साथ ये वहां पर आए थे. So it apparently looks like that they had a good meeting there. So yeah, let's see जो ऑफिशियल ज्वाइंट कम्युनिके आता है, जो मुश्तरका बयानिया आता है, उससे क्या बात निकल कर सामने आती है. ऑलराइट, ठीक हो गया जी. आगे चल के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इस शिप डिजास्टर के हवाले से, इस बोट डिजास्टर के हवाले से ऑफ द कोस्ट ऑफ ग्रीस. ज़ाहिर है पाकिस्तान, आज पाकिस्तान का आज डे ऑफ मॉर्निंग जो है वो मनाया जा रहा है. आज कौमी यौम सोग जो है मनाया जा रहा है इस वाक़ये के हवाले से. सो या इसका भी जिक्र हम आगे चल के ज़रूर करते हैं, और अगर कुछ वक्त मिलता है तो ज़रा इकोनॉमी के हालात पर भी नज़र डाल देंगे. इवन दो उसका हमें थोड़ा सा तफसीली जायज़ा जो है वो लेना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि बड़ी कुछ अजीब व गरीब सी जो है वो आ रही हैं बातें. लेकिन खैर चलें जी. ओके, कुछ मैसेजेस देख लेते हैं. अबाउट द कलर कार एक्सीडेंट, आई ऑल्सो फेल्ट मोस्ट फॉर द वाइट कार, नॉट श्योर इफ दिस सर्वाइव्ड और नॉट. मे अल्लाह प्रोटेक्ट ऑल, आमीन सुम्मा आमीन आमीन. ओके, हारिस कहते हैं व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लेसन यू हैव लर्न इन लाइफ सो फार. ये बड़ा मुश्किल सवाल है यार. इस बारे में जो है वो मुझे कुछ सोचना पड़ेगा कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लेसन दैट आई हैव लर्न इन माय लाइफ सो फार. सोचना पड़ेगा वाकई, कभी इस तरफ मैंने सोचा नहीं. हारिस, तुमने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया. अमर कहते हैं अदील भाई, व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू विजिट कराची ड्यूरिंग समर वेकेशंस. ड्यूरिंग समर वेकेशन देयर इज नो बेस्ट टाइम टू विजिट कराची यार. अगर देखो आप थोड़ा सा देखो, पता होगा क्या, आई मीन इफ यू ट्राई टू कम बाय द एंड ऑफ जुलाई, तो उस वक्त थोड़ा सा बारिश हल्की सी शुरू हो जाती हैं. इसमें फायदा ये होता है कि अर्ली मॉर्निंग आपको जो है वो जरा दोपहर 11 बजे तक ऐसे ही थोड़े से क्लाउड्स होते हैं, सूरज की तपिश ने अपना पूरा असर नहीं जमाया होता, तो आपको जरा हवा मिल जाती है, क्लाउड्स मिल जाते हैं. आप अगर कहीं शेडो में बैठ जाएं तो यू कैन हैव अ वेरी गुड टाइम. और शाम में 5-5:30 बजे असर के बाद से जो है वो जरा जब धूप की शिद्दत कम होती है तो हवा चलनी शुरू हो जाती है. तो आई वुड रेकमेंड मे बी बाय द एंड ऑफ जुलाई, दैट्स द बेस्ट टाइम. जून इज डेफिनेटली नॉट द टाइम टू विजिट. वैसे तो आपको पता है कराची के बारे में हमेशा ये कहता हूँ कि जनवरी, दिसंबर एंड जनवरी इज द टाइम. अगर आप विजिट कर सकते हैं तो जरूर इस टाइम पे विजिट किया करें. अभी आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज सनराइज शो विद मी अदील अजहर. गुड मॉर्निंग. दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया. हमारे एक दोस्त पूछ रहे हैं एतजाज हसन की पिटीशन का क्या होगा. अरे एतजाज हसन साहब की पिटीशन पे आप क्या तकरीरें सुनेंगे, चीफ जस्टिस साहब क्या तकरीरें करेंगे, क्या रिमार्क्स आएंगे उनके. टेलीविजन चैनल पे सुर्ख पट्टियां चलेंगी, और जो है वो उसके बाद पता नहीं क्या क्या करेंगे. नहीं, आप हैरान रह जाएंगे. लेकिन
फैसला पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, ये मुझे नहीं पता इसका यार. तो अब तो एतबार ही खत्म हो गया भाई जजों से. लेकिन खैर चलें जी. ओके, और क्या सीन है? चलें जल्दी से बात करते हैं यार ये ग्रीक बोट ट्रेजेडी के हवाले से. यार ग्रीक बोट ट्रेजेडी यार, इसके हवाले से ना कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट सामने आ रही हैं यार. देखिए, मैं अब ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यौम सोग मना रही है, सब मना रही है, इस पे क्या करेंगे ये लोग, जो भी है. मैं ये थोड़ी देर पहले भी यही बात बोल चुका हूँ यार, सबको पता है ये क्या गेम चल रही है, ये कोई नई गेम नहीं है. यस, वन में आर्ग्यू दैट द नंबर मे हैव गॉन अप रिसेंटली राइट नाउ, अभी कुछ अर्सा पहले ये नंबर बढ़ गया होगा, लेकिन ये कह देना कि इससे पहले ऐसा कभी नहीं होता था, नहीं यार, ये कोई 30-40 साल से ये सिलसिला चल रहा है इलीगल माइग्रेशन वाला. हाउएवर, जो इस वक्त परेशानी की बात है वो जो आजकल हालात और वाक़यात हैं उसकी वजह से बड़ी तादाद में लोग अपनी जान जोखों में डाल के पाकिस्तान से बाहर निकल रहे हैं. नाउ वेदर इट्स लीगल और इलीगल, अब आप मेनी ऑफ यू कैन आर लकी इनफ दैट यू कैन अप्लाई फॉर अदर कंट्रीज लीगली, बट दोज पीपल, बहुत बड़ी तादाद है जो अप्लाई भी नहीं कर सकती और उनको अपनी पॉवर्टी के विशिष्ट सर्कल से निकलने के लिए ये काम करना पड़ता है. लेकिन ये जो अभी तफसीलात कुछ सामने आना शुरू हुई हैं उससे अंदाज़ा ये हो रहा है, जो लम्हा ब लम्हा अब डिटेल सामने आना शुरू हुई है, बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग किस्म की जो है वो अब रिपोर्ट्स आना शुरू हुई हैं. ग्रीक अथॉरिटीज़ ने जो उनके कोस्ट गार्ड्स हैं उन्होंने जो एक पिक्चर प्रेजेंट की है, अब जो कुछ इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हो रही है मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स के हवाले से, उन्होंने ग्रीक लोगों की इन बातों को अब चैलेंज करना शुरू कर दिया. देखिए, ये जो बोट जा रही थी जिसमें तकरीबन कहते हैं कोई 750 के करीब लोग जो है उस छोटी सी फिशिंग बोट में जो है वो सवार थे, उसमें कोई ट्रांसमीटर नहीं था. यू कैन नॉट सी द लोकेशन ऑफ दैट बोट. इस तरह की बोट ज़ाहिर है बिल्कुल रडार से ऑफ होती हैं, बट देन देयर आर अदर बोट्स देयर. अच्छा, ये भी याद रखिएगा कि मेडिटेरेनियन में इस वक्त एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही डिटेल्ड सिस्टम राइज है इस तरह की बोट्स के, इस तरह के लोगों की मदद करने के लिए. So while many of the European countries that do not want these illegal immigrants to enter their borders, यूरोपियन यूनियन की जानिब से जो है वो बहरहाल इंसानी जिंदगी बचाने के लिए, इंसानी जिंदगियों को महफूज रखने के लिए एक निज़ाम जो है वहाँ पे बनाया गया है. एक बाकायदा यूरोप में एक इदारा कायम कर रहा है काम कर रहा है जिसका मकसद जो है वो इस तरह के लोगों को बचाना है और उनको सेफ्टी प्रोवाइड करना है, बिकॉज इंसानी जिंदगी जो है वो ज़ाया ना हो. बिकॉज अगर आपको याद हो, एट द पीक ऑफ द क्राइसिस इन सीरिया एंड इराक बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो मूव कर रहे थे और लोग खतरनाक रास्तों से आ रहे थे और काफ़ी सारे लोग पेरिश हो जाया करते रहे, जिस तरह के हमारे जो है वो ये लोग हुए हैं. BBC ने जो अपनी एक इन्वेस्टिगेशन की है और उन्होंने जो डिफरेंट बोट्स की मूवमेंट और ये सब बताया है, उसके हवाले से उनका ये कहना है कि 7 घंटे थे ग्रीक कोस्ट गार्ड्स के पास कि वो इस बोट की मदद कर सकते थे. दे डिड नॉट ट्राई टू हेल्प देम आउट. ग्रीक कोस्ट गार्ड्स का ये कहना है कि दे डिड रीच दैट बोट, वो उस बोट में ज़रूर पहुंचे थे. उन्होंने वहाँ पे जो है वो रस्सियाँ भी डाली थी उनको खैर खैरियत मालूम करने के लिए, लेकिन उन लोगों का ये कहना था, जो बोट के लोग थे, उन्होंने कहा था कि हमें ग्रीस नहीं जाना, वी वांट टू कंटिन्यू आवर जर्नी ऑनवर्ड्स टूवर्ड्स इटली. इटली जाना चाहते हैं बिकॉज इटली इज़ अ प्रेफर्ड डेस्टिनेशन कंपेयर टू ग्रीस. और उसकी वजह आप समझ सकते हैं कि जियोग्राफी है. आप जब ग्रीस में दाखिल हो जाते हैं तो फिर जो वेस्टर्न यूरोप पहुंचने के लिए आपको और बहुत सारे ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज से गुजर कर जाना पड़ता है. बिकॉज देखिए, जो अल्टीमेट आपको पता है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं इनकी जो होली ग्रेल है वो पता है आपको क्या है, वो है यूके. किसी तरह इंग्लैंड पहुंचना है, किसी तरह यूके पहुंचना है इनको. तो एक जमाने में एक फ्रेंच पोर्ट सिटी है कॉल्ड काले, और वहाँ से ये वो शहर है जहाँ से यूरो टनल जो है वो जाती है और ये बेसिकली आपके डोवर पोर्ट जो है यूके में वहाँ पे. सो लोग इंग्लिश चैनल क्रॉस करने के लिए जो है वो वहाँ पे बाकायदा एक शहर आबाद हो गया था इलीगल इमिग्रेंट्स का एक ज़माने में, जिसको जंगल कहा जाता था. वो तो खैर फ्रेंच गवर्नमेंट ने एक ज़माने में ख़त्म कर दिया, लेकिन पीपल प्रेफर टू गो टू इटली. तो ग्रीक अथॉरिटीज़ का ये कहना है दैट दे वांटेड टू help those people out. They asked whether you want some help or anything, but they said कि no, we are fine. We just want to carry on our journey towards Italy. However, BBC की जो इन्वेस्टिगेशन है, as I said earlier, उसने यही बताया है कि जो ग्रीक अथॉरिटीज़ थी उनके पास सर्टेन टाइम था और उनके पास कुछ वक्त था कि वो इनकी मदद कर सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ.
और इसको जो है वो बल्कि जो कुछ लोग सरवाइव भी कर गए हैं उन्होंने भी कुछ इस तरह की बात की है कि जो ग्रीक कोस्ट गार्ड थे, मे बी दे कुड हैव गॉन आउट देयर, दे कुड हैव स्टेड देयर एंड दे कुड हेल्प दीज पीपल आउट, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए. सो बहरहाल जी जो भी हुआ, सिलसिला ये कहना है कि जी पाकिस्तानियों को जो है वो इस डैक में अंदर रख लिया गया था, बोर्ड के अंदर वाले हिस्से में रख लिया गया था. इसके हवाले से जो आई विटनेसेस या वो जो सर्वाइवर्स हैं उनको वो कॉन्फ्लिक्टिंग बात कर रहे हैं. वो ये कह रहे हैं कि नहीं, औरतों और बच्चों को जो है वो इसमें लोअर डैक में जो है वो रखा गया था. और ग्रीक अथॉरिटीज का ये कहना है कि जो सर्वाइवर्स वहां पे बचे हैं उनमें से देयर इज नॉट अ सिंगल वुमेन एंड चिल्ड्रन, यानी जितने भी औरतें और बच्चे इसमें थे वो सब के सब जो है वो मारे गए हैं और कोई भी जो है वो नहीं बचा है. सो इट्स अ मेजर टाइम कैटास्ट्रोफी that has happened there in the eastern Mediterranean. और ज़ाहिर है हम पाकिस्तानी इसको ज़्यादा फील कर रहे हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा मरे भी हम हैं. ज़ाहिर है पाकिस्तान के ऐवानों पे इस पे चीख चिल्ला होगा, बहुत शोर शराबा होगा. आई एम प्रिटी श्योर हमारी कोई ना कोई अदालत भी इस पे बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के रिमार्क्स जो है वो मारेगी. लेकिन होगा क्या, जिस तरह पाकिस्तान का बजट, एक डिजास्टर्स बजट जो है वो 5 दिन या 4 दिन के अंदर अंदर अखबारात की शह सुर्खियों से हट गया. इंसानी जिंदगी की तो कोई वैल्यू ही नहीं है. आप देखेंगे अगले चंद दिनों में, ये अभी जी क्रैक डाउन हुआ जी, गुजरात से इनको पकड़ लिया, तो आजाद कश्मीर कोटली से फलाने को पकड़ लिया, वो पकड़ लिया. कुछ दिनों में ऑल दीज न्यूज विल डाई डाउन और ये धंधा, ये बिजनेस एक बार फिर से बिल्कुल वैसे ही शुरू हो जाएगा. बहरहाल जी गाइस, अल्लाह रहम करे और सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे. बहुत बहुत अफसोसनाक वाकया. और एज आई सेड अर्लियर, ये अभी ख़त्म नहीं होगा. हमारे यहाँ टॉप टू बॉटम बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे. कभी इसमें कोई इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हो, बिकॉज मेरे लिए ये बात जानना या इस बात को मानना जो है वो नामुमकिन सी बात है कि हमारे इदारों को, हमारे जो सिविलियन इदारे हुए या आई एम श्योर हमारे बड़े इंटेलिजेंस एजेंसी, जिस तरह हमने एफिशिएंसी देखी है पिछले चंद दिनों में, उनको पता नहीं होगा कि ये काम कौन कर रहा है और कैसे चल रहा है. बहरहाल इंशाल्लाह कल होगी आप लोगों से मुलाकात. अपना ख्याल रखिएगा. विशिंग यू ऑल अ वंडरफुल डे एंड वीक अहेड. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.